तो दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आप सभी का फिर से दोबारा स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने 1.1 और जो बेसिक थोड़ा है उसको हमने क्लियर कर लिया है। यदि आपने ना देखा हो, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो पहले लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में 1.2 को सोल्व करेंगे। इसके साथ 6 या 7 क्वेश्चन है, उनको आज हम देखेंगे। दोस्तों, आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि आपको यदि किसी भी टॉपिक में कोई कमी नज़र आती है या आपको कोई टॉपिक कमज़ोर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, जो लेक्चर से हटकर होंगे, केवल उसी टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा जिसका आपने जो कमेंट करके आप बताओगे मुझे। 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमारे लिए इनके। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जैसे ये आपका तीसरा वाला पॉइंट है, तो 1, 2 और 3 आप 1 और 2 पॉइंट जो पहले का है वो आपको करने हैं। मैं तीसरा और चौथा बता देता हूँ क्योंकि इनमें थोड़ी बड़ी संख्याएँ आपको दे रखी हैं, इसलिए आपको डर लगा। तो दोस्तों, 38, 25 में हमें जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, इसका जो इकाई का अंक है वो 5 है, इसलिए मैंने सबसे पहले 5 का भाग लगाया। 7 पंजे 35, 3 बचे, 3 लगे, 3 तो 32 होगा। 32 में वापस 5 का 6 पंजे 30, फिर 2 बचे तो 2, 25, 55 के 25, इसलिए 765। अभी फिर ये इकाई का अंक 5 है, तो फिर से दोबारा 5 का भाग लगाया। 1 पंजे 5, 2 बचे 55 के 25, 2 बचे 5, 1 बचा तो 5 3 15। अब इन अंकों का योग 5 3 8 और 1 9 हो रहा है, जिसमें 3 का भाग है। तो फिर मैंने 153 में 3 का भाग लाया। 5 3 15 और 1 3 3, 51 बार गया। फिर 51 में 3 का भाग लाया 17 बार। 17 बार, अब 17 में 17 का ही जाता है क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड 1 और केवल 1 होता है। तो इस प्रकार 38 25 के ये हमारे पास गुणनखंड है। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसी प्रकार 5005 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इकाई अंक 5, इसलिए मैंने 5 का दिया। 5 में 1 बार 0 0 और 5 में फिर 1 बार। अब दोस्तों, 7 का इसमें जाएगा। 7 1 7 7, 3 बचे, 7 चौके 28, फिर 2 बचे, 7 21, 143 में अब 11 का जाएगा। 11 के बाद जाएगा, नियम का ये पालन करता है और किसी का नहीं जाएगा। 11 के बाद देते हैं हम 11 का 1 बार, फिर 13, तो 13 बार इसमें जाएगा और 13 का 2 बार लगाओ 1 बार। तो इसके जो गुणनखंड है वो 5 7 11 13। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसके लिए आपको वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। इसमें तो मैं दोस्तों आपको शॉर्ट ही बताऊँगा क्योंकि यह चीज़ आपको आती है। इसका जो 5वां पॉइंट है वो है 74 29 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें 17 का 19 का और 23 का भाग जाएगा, यानी कि ये इसके गुणनखंड बनेंगे जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि LCM और HCF ज्ञात करें और संबंध स्थापित करना है। दोस्तों, पिछले मैंने आपको बताया था एक संबंध जो कि ये होता है LCM × HCF इज इक्वल टू जो दी हुई 2 संख्याएँ होती हैं, ये संबंध होता है। तो इसकी हमें इसमें जांच भी करनी है। तो दोस्तों, पहला मैं दूसरा पॉइंट आपके लिए लेता हूँ 510 और 92 का। तो 510 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए और 92 के अभाज्य गुणनखंड किए। 510 के आए 2 3 5 17 और 92 के आए 2 2 और 23। इसका HCF वही कॉमन फैक्टर लेना है हमारे लिए, तो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है 1 बार, तो 2 इसका HCF होगा। और LCM के लिए इनमें से जो सभी के जो गुणनखंड है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 यहाँ से लिया कॉमन 1 बार, फिर 2 1 और बचेगा तो उसको भी लेना, ये नीचे ले रखा है। और 3 जो कि इसमें नहीं है फिर भी हमें लेना पड़ेगा, और 5 इसमें नहीं है फिर भी लेना पड़ेगा। इसी प्रकार 17 और 23 इनको सबका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 23 460। अब जो संबंध हमारे लिए ये चेक करना है कि LCM HCF और A × B के ये बराबर होता है क्या, तो इसकी जांच हम करते हैं आगे। HCF और LCM हमने निकाल लिया, अब हम इसकी जांच करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब जांच में हमें करना क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LCM × HCF कराते हैं। तो HCF हमारा 2 आया था, LCM 23 460 आया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया 96 92 0 आया। अब A × B यानी कि जो संख्या हमें दी थी क्वेश्चन में 510 और 92, उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास यही संख्या आती है जो कि ये LCM और HCF को क्रॉस कराने पर आता है।
जो संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ बराबर ए क्रॉस बी, तो ये जो दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस हैं, इसलिए ये संबंध का पालन करता है, यानी कि वो संबंध जो है अप्लाई होगा दो संख्याओं के लिए, ये सत्य है। ये तीसरा क्वेश्चन सिंपल सा वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। 3 संख्याएं दे रखी हैं, दूसरा पॉइंट लिया है, बाकी के आपको करने हैं 17, 23 और 29। तो 17 का 17 क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है तो इसका 17 ही होगा, और 23 है तो 23 भी खुद एक अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो इनके एक एक ही जो मतलब कॉमन तो इनमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन जब हम इनके गुणनखंड में लिखते हैं 17, 23 और 29 तो इनके जो एक है वो छुपा हुआ होता है एक क्रॉस, क्योंकि इसको गुणा इससे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही 17 ही रहेगा। इसलिए जो एक होता है वो प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई रहता है, तो इनका जो एचसीएफ कॉमन आएगा वो 1 आएगा, 1। और एलसीएम तो वही हमें तीनों संख्याएं जो लेनी है और मल्टीप्लाई करना है, तो उनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1111, 33, 9। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन है उसमें दोस्तों संख्याएं दे रखी है, एचसीएफ उनका दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करने की बोल रहा है, तो हमें संबंध को अप्लाई करेंगे। संबंध ये होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम, यानी कि उन दो दी हुई संख्याओं का एचसीएफ और यदि एलसीएम को गुणा कराएं तो वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इसको एलसीएम ज्ञात करने के लिए एचसीएफ हमारे लिए दे रखा है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम हमारे लिए ज्ञात करना है, और संख्या जो है पहली 306 और दूसरी है 657। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो मैं 9 को इसके भाग में पहुंचाऊंगा तो ये इधर आगे भाग में जाएगा। गुणा वाली संख्या भाग में आती है, प्लस वाली संख्या माइनस में आती है और माइनस वाली संख्या इधर प्लस होकर आती है। ये जो चिन्हों में जो संबंध होते हैं, ये इधर जाकर माइनस में आएगा, ये इधर जाकर प्लस में आएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो ये भाग में भाग है तो वो मल्टीप्लाई में। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर 9 का यदि भाग लगाते हैं तो जो प्राप्त होगा वो होगा 23, 33, 8, जो कि इन संख्याओं का एलसीएम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये पांचवा क्वेश्चन दिया है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अब दोस्तों जो n है वो प्राकृत संख्या, ये पॉइंट नोट करके चलो आप, n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? अब दोस्तों 6n ये जो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले वो 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस n। अब दोस्तों n जो है वो प्राकृत संख्या है, इसने क्वेश्चन में दिया है, तो क्या प्राकृत संख्याओं में 0 आता है क्या? नहीं आता ना। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 इस प्रकार 1 से शुरू होती हैं, इसमें 0 का कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो ऐसा कोई सा पॉइंट मिलेगा कि आपको इधर की इसको मैं गुणा कराऊँ तो ये 0 बना दे, ऐसा कोई सा अंक दोस्तों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि n जो है वो प्राकृत संख्या है, इसलिए इसमें जो है 6n है, इसको 0 बनाने वाली ऐसी कोई संख्या यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। समझ में आ गया क्या? दोबारा देख लो कि जो 6n है उसको मैंने अभाज्य गुणनखंड किए 2 मल्टीप्लाई 3, और जो n है वो इससे गुणा हो रहा है। अब जो n है वो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या n में ऐसा कोई सा मान है जो इसे 0 बना दे? तो दोस्तों ऐसा कोई समान नहीं है, क्योंकि n उसने सवाल में बोला है कि ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है जिसमें 0 शामिल नहीं होता, 0 शामिल होने पर वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। फिर अब ये छठा क्वेश्चन है, इसमें इसने अभाज्य गुणनखंड दिए हैं संख्या के 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 को इसमें प्लस करके 13 ऐड करो, और यदि अगला जो है वो 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 2 1 प्लस 5, ये दो किसी संख्याओं के दोनों ये अलग अलग अभाज्य गुणनखंड है। इनको हमें सिद्ध करना है कि क्या ये भाज्य संख्याओं के हैं, भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि ये बताने हमारी। तो भाज्य संख्या पहले तो वो होती क्या है, जिन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो होती हैं भाज्य संख्याएं। अब वो कैसे होती हैं अभी देखो, मैंने ये पहले वाले पॉइंट को माना कि एक कोई संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड ये निम्न है, तो 13 यहाँ से कॉमन आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये क्रॉस है और ये प्लस में अलग अलग संख्या है। 13 यहाँ से कॉमन लिया तो 7 क्रॉस 11 बचा, प्लस यहाँ से 13 कॉमन गया बाहर तो 1 बचा। अब इनको जोड़ो, 11 7 77 प्लस का 1, 13 बाहर चल रहा है, 13 की 13 77 में 1 जोड़ा 78। अब दोस्तों ये संख्या है और इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। यदि एक होता तो हम नहीं बोल सकते कि ये भाज्य है, यहाँ पर 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। इसने पूछा कारण है क्यों, तो इसके कारण होगा कि 2 इसके अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार जो अगला जो दे रखा है उसको मैंने b माना कि ये भी संख्या b के गुणनखंड है।
तो इसमें जो 5 ऐड है वो अलग से किया हुआ है। अब मैं इसमें से फिर 5 कॉमन लेता हूँ, तो 5 कॉमन लेने पर ये 7 6 5 बार गया 4 3 2 1 प्लस यहाँ से 5 बार गया तो 1, क्योंकि ये यहाँ कॉमन लिया है तो अंदर गुणा होने पर ये मिलेगा वापस। अब इन सभी को गुणा करने पर बनेगा 1008 प्लस का 1 ऐड करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 1009 बना, जो कि इसके 2 गुणनखंड होते हैं। अब ये 2 गुणनखंड होने पर प्रूव कर रहा है कि ये भाज्य संख्या के जो गुणनखंड है। इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। अब ये 7वां पॉइंट है, इसमें 7वें वाले क्वेश्चन है। 7वें वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो वृत्ताकार मैदान है, इसके ये वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर कोई सोनिया है जो कि यदि इसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे लगते हैं सोनिया को 18 मिनट। और जो दूसरा एक और कौन है, रवि, तो रवि को ये इसी पथ का चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। तो अब दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दोनों एक ही स्थान पर हों, दोनों एक ही जगह पर और एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो वो दोनों यहाँ से चलकर वापस इसी स्थान पर कितने समय में पहुँच जाएंगे। तो ये मान जो हमें निकालना है। समझो दोबारा से कि पहले तो दोनों अलग अलग चल रहे थे, यानी पहले ये सोनिया गई तो इसे 18 मिनट लगे, बाद में रवि गया तो इसे 12 मिनट लगे। अब यदि दोनों एक साथ चल रहे हैं एक ही जगह से एक ही दिशा में, तो उन्हें मतलब ये 2 बार उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो वो हमें निकालना है। तो सोनिया को समय लगा 18 मिनट, रवि को लगा 12 मिनट। इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो 18 गुणनखंड किए मैंने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 दूनी 6 दिया 18। इसी प्रकार 12 के किए, 2 दूनी 4 दिए 12। अब इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। एचसीएफ होगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 दूनी 6। और जो संबंध होता है वो ये होता है एलसीएम क्रॉस एचसीएफ बराबर ए क्रॉस बी। आपको ये तो आ गया होगा, मैंने हर सवाल में यही लागू हो रहा है यहाँ पर। तो अब एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ को भाग में भेज दो, इधर इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो बटे में जाएगा गुणा वाली संख्या। तो जो संख्या ए क्रॉस बी, तो ए का मान है 18, दूसरे का मान है 12, और जो एचसीएफ आया वो 6। तो इनका जो भाग लगाया 6 से ये कटा 3 बार और 12 3 36 मिनट दोनों को टोटल लगेंगे मिलने में। तो इस प्रकार से हमारी 1.2 आज इस लेक्चर में कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में हम 1.3 को सोल्व करेंगे, क्योंकि उसमें भी वो परिमेय संख्या यही सिद्ध करनी है, जो कि मैं आपको उसका वैसे पिछले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। इसलिए हम डायरेक्ट 1.3 को सोल्व करेंगे। इसमें 2 या 3 सवाल दे रखे हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है वो 10वीं की और 8वीं के स्टूडेंटों के लिए एक प्रकार से सुनहरा मौका है। दोस्तों इसे हाथ से मत जवाइए दोस्तों, यदि आपने इस मौके को गवा दिया तो आप बाद में पछताओगे 100%। क्योंकि जिसने अभी तक मतलब बुक्स खोली नहीं है और उसे ये भी पता नहीं है कि हमारे जो राजस्थान में NCERT कोर्स जो है अप्लाई हो चुका है दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी कोर्स होता है तो सेम वो RBSC लेकिन इसमें थोड़ा जो प्रोसेस है वो लंबा और जो कुछ पॉइंट हैं वो थोड़े अलग से दे रखे होते हैं। इसलिए दोस्तों अभी नया सिलेबस है, हमें इसे समझने में टाइम लगेगा। इसलिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा यदि इसका ज्ञान लोगे तो आपको बाद में डायरेक्ट जब आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी यानी कि स्कूल जाना शुरू होगा तो आपको मतलब एक प्रकार से वजन जैसा नहीं लगेगा ये, और आपकी घबराहट जो है दूर हो सकती है दोस्तों। क्योंकि अब डायरेक्ट आप सुनकर NCERT शब्द से डर गए कि ये NCERT होता क्या है। NCERT RBSC जैसा ये सिंपल हिंदी लैंग्वेज है, बस जो कोर्स है वो थोड़ा लेंथी है इसका NCERT का। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको इतना करने में क्या दोस्तों, घर बैठे आप पढ़ सकते हो। अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से एक दिन में एक लेक्चर आता है वो भी 10 से 20 मिनट का, तो उसे आराम से आप क्लियर कर सकते हो और उसे कई बार देखकर आप बिल्कुल मतलब चीज़ों को इस प्रकार से कर सकते हो कि बाद में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी ना हो। और जो मेरे लेक्चर हैं वो सबसे शॉर्ट और बेस्ट बनते हैं, क्योंकि मैं जो लेकर आता हूँ बस मेरा मकसद उन्हीं को कराने का होता है, फालतू बीच में बकवास वगैरह नहीं करने का ये मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे पता है कि अभी टाइम ऐसा ही चल रहा है, बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा अभी फालतू की चीज़ों में जो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं वो ले भी रहे हैं, तो उनको जो बाद में ये इस टाइम का जो है अनुभव होगा कि काश यदि पहले पढ़ लेते तो सही रहते। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इस लेक्चर से विदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।